फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। उसके अंदर हमने 3 तरह की चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, सेट्स को डिफाइन करेंगे, सेट्स क्या होते हैं हमारे पास, उनके क्राइटेरिया रीड आउट करेंगे। देन हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, देन हम देखेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक चीज जो आपने याद रखनी है, वो याद रखने वाली ये है कि जब भी आपके पास सेट्स की बात की जाती है, ठीक है, देन 3 चीजें होती हैं आपके पास। फर्स्ट वन क्या है कि आपके जो सेट्स होते हैं उनको यूज करके हम क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। ठीक हो गए, यानी आपके पास सेट्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या हमें डिस्क्राइब करता है, फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है। देन लॉजिक अगर हमें कोई बता दिया जाए, ठीक है, लॉजिक मतलब लॉजिक से मुराद होता है जैसे आपको ट्रूथ और फॉल्स का पता है, ठीक है, ट्रूथ और फॉल्स इज अ लॉजिक। कोई भी चीज है या तो ट्रू है या फॉल्स है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कोई बंदा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, देन दैट इज अ, तो आएगा में ट्रूथ होगा और नहीं आएगा में फॉल्स होगा आपके पास। तो ये क्या है, एक लॉजिक है। तो लॉजिक से हमारे पास क्या बनते हैं, ट्रूथ टेबल्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्ट होता है, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट होता है। फिर जब आपके पास तीसरी चीज क्या है, जब आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है, बाइनरी ऑपरेशन आप करके आए हैं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी 2 एलिमेंट से को पे ऐसा ऑपरेट होने वाला फंक्शन होता है जो उसको सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो बाइनरी ऑपरेशन से हमें क्या मिलते हैं, ग्रुप्स मिलते हैं। ये चीज आपके पास आ जाती है। तो 3 चीजें यहाँ पे हमारे पास जो है इंट्रोड्यूस होती है कि अगर सेट्स है हमारे पास, देन हमें क्या मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे। अगर लॉजिक कोई बता दी जाती है, ठीक है, कोई भी डिडक्टिव लॉजिक दे दी जाती है, देन हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमसे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दे दिया जाता है, देन उसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ग्रुप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपकी इस चैप्टर का जो है मेन पार्ट है, जिनको आपने डिस्कस करना है। और ये चैप्टर है भी इंपॉर्टेंट अबाउट, अगर आप कहें अकॉर्डिंग टू द, अगर आप एमसीक्यूज बात करें, देन ये आपके पास क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और उसमें से जो है कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर जो आपकी होगी ना लॉजिक वगैरह, जब आप इसका चैप्टर नंबर आगे जाके जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, देन ये लॉजिक आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन सेट फंक्शन है क्योंकि आपकी 3 चीजें, ठीक है, लॉजिक के लिए आपका अलग से चैप्टर आ जाता है, ठीक है। और उसको हम उसके अंदर जो है ना, जो आपकी परमुटेशन वगैरह होती है, लॉजिक वगैरह, इसके अंदर भी पार्ट आएगा लेकिन कम आएगा। नेक्स्ट क्या आपका जो है ना ज्यादा पार्ट आता है जी। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसने क्या डिफाइन किया है, सेट को डिफाइन किया। सेट आपके पास क्या होता है, एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या आप इसको इस तरह से बस यही आपने याद किया हुआ है, यही बोर्ड है आपके पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या आपके पर्टिकुलर टाइप का जो भी मेंबर या कोई भी कलेक्शन अगर आपकी इकट्ठी कर दी जाती है, देन ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, हम उसको एक सेट कहते हैं, ठीक है। और उस रिस्पेक्ट से हम क्या कहते हैं, सेट का कोई क्राइटेरिया हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, यानी कि वेल डिफाइंड यानी इसके अंदर डिफाइन की गई चीजें मौजूद है। उन डिफाइन की गई चीजों के मुताबिक हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है उसमें बिलोंग करेगी, ठीक है, मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, उसमें बिलोंग करती है या नहीं करती है, ये चीज हमें बताती है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमें क्या बताते हैं कि कोई से भी 2 आइडेंटिकल चीजें आपने उसमें नहीं डालनी, ठीक है। आपने कोई, अगर आप कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर आपने 1 को रिपीट नहीं करना, आपने 2 को भी रिपीट नहीं करना। 1 की वही वैल्यू है जो एक दफा ऐड किया जाएगा, दूसरी दफा ऐड करने से कोई इसकी वैल्यू बदल नहीं जाएगी। जो आपके एलिमेंट्स हैं जिनकी रिस्पेक्ट से आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप उसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स। और एलिमेंट्स कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं सेट के अंदर। और आप सेट्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ए बी सी एक्स एंड वाई के साथ, एंड एलिमेंट्स को किसके साथ डिनोट करते हैं आप, स्मॉल एबीसी के साथ, ठीक है, स्मॉल लेटर्स के साथ आप इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप किसी भी सेट को 3 डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 डिफरेंट वेज आपके पास क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है आपके पास सबसे पहले, फिर टैबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, बयान किया जाने वाला मेथड है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसको बयान किया जा सके, बयान करने का मतलब है जिसकी डिस्क्रिप्ट दी जाए, ठीक है, जिसकी वर्डिंग दी जाए। तो किसी भी सेट को जब आप इन वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ऐसे सेट को
के मेथड को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड से है। जैसे फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स का अगर के वॉवल्स का हम अगर एक सेट ले लेते हैं तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड से हमने उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। यानी कि आपके पास ए लिखा हुआ था, ए को आपने क्या कह लिया, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के तमाम वॉवल्स का सेट। देन ये कौन सा मेथड है आपके पास, इट इज डिस्क्रिप्टिव। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, टैबुलर मेथड। टैबुलर टेबल दे दिया जाता है, मतलब जो आपने बयान किया है आप उसको क्या कर देंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को पुट कर दें, ए ई आई ओ यू, ये आपका कौन सा मेथड हो जाएगा, टैबुलर मेथड हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड भी अपने नाम से जाहिर है जो सेट को बुनियाद बनेगा, जो उसको बनाएगा, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड मतलब जो सेट को बनाएगा, ये चीज है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी कोई सेट बिल्डर मेथड वाली बात है, सेट को बना नहीं रहा, इस सेट को बता रहा है कि सेट के अंदर क्या है। इसमें क्या है कि सेट टोटल क्या चीज दी हुई है वो सारा टोटल लिख दिया गया, उसने जितने भी मेंबर्स है सारे सेट में लिख दिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है सारे के सारे मेंबर्स एक सेट में क्लोज करना आसान नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेट बिल्डर मेथड। और यही आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको आप वाइडली यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है सेट बिल्डर मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक एलिमेंट क्या करता है, वो बाकी सब के लिहाज से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब इस ए के अंदर क्या आएगा, एक्स सच दैट, ठीक है, लाइन आपकी शो करती है सच दैट। एक्स किस तरह क्या आएगा कि एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। वो आपके पास क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का वॉवल है, वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश के अंदर जो अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स आते हैं उनको बेसिकली एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या इसको बाजू का ये जो सेट बिल्डर मेथड उसको इस तरह भी कहा जाता है, एनी एलिमेंट विच सैटिस्फाइज प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स का मतलब एक्स की प्रॉपर्टी फिर क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स सेटिस्फाई करने का मतलब है वो सेट के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेंबरशिप अगर आपके पास आती है, लेट्स सपोज कि अगर आप हमारे पास ए है, ए बिलोंग करता है ए को, तो नोटेशन कौन सी यूज किया हमने, ये नोटेशन यूज किया है। अब एक और अल्फाबेट बी लेते हैं, उसको चेक करते हैं, बी तो ए में बिलोंग नहीं करता, तो आप उसके ऊपर लाइन लगा देते, देन बी डज नॉट बिलोंग की आपके पास कंडीशन आ जाती है, सो इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। तो ये छोटी छोटी सी आपकी जो है ना चीजें आपने पढ़ी हुई है उनको बस रिवाइज कर रहे हैं हम, तो ये चीज है। फिर उसके बाद सम इंपॉर्टेंट और जनरल जो सेट्स आपके पास यूज होते हैं, तो यहाँ से आप इसको तरतीब से कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। जी, रिप्रेजेंटेशन के लिए वेरिएबल कुछ भी लिया जा सकता है, वाई ले लें, जेड ले लें, जो मर्जी ले लें आपके अपने, ठीक है। नो, सबसे पहले हमारे पास सेट हमने क्या डिफाइन किया था, सबसे पहले हमने गिनती गिननी शुरू की, एक से शुरू करके हम गिनती गिनते गए, तो वो क्या हुई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुआ। फिर हमने क्या किया, जीरो को भी इंट्रोड्यूस किया, सेट ऑफ होल नंबर्स आ गया। फिर हमने नेगेटिव इंटीजर्स जो इंट्रोड्यूस किए, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ गए हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स को हमने अलग कर लिया, ठीक है, ये वैसे ऊपर आता है, नेगेटिव इंटीजर्स इंट्रोड्यूस किए, देन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आता है, ये 4 बनता है, ये 3 बनता है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट क्या है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑल ऑड इंटीजर्स यानी उसके अंदर से हमने ऑड निकाल लिया। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 2k+1, जिनको 2k+1 की फॉर्म में लिखा जाता है, ये 2k+1 के। फिर इवन इंटीजर्स को अलग किया, इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 2k और द इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। फिर आगे आपके पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कैसे हैं, जो जिनको 2 इंटीजर्स की क्वोशंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे सेट को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं। और जिनको 2 इंटीजर्स की क्वोशंट में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर्स कहते हैं। और फिर रैशनल और इररेशनल की यूनियन हमें क्या डिस्क्राइब करती है, वो हमें डिस्क्राइब करती है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से सेट्स हैं जो हम बिल्कुल जो है ना छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, इक्वल सेट्स कब होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, लेट अस सपोज कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ए नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है,
देन ए हमारा बी के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट दे हैव द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। x belonging to a implies that x belongs to b, ठीक है, and x belonging to b implies that x belongs to a, या आप यहाँ पे कह सकते हैं they have the same elements, उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे 1 2 3 है और 2 1 3 है, ये इक्वल है। तरतीब कुछ भी हो सकती है, अरेंजमेंट पे ये डिपेंड नहीं करते, बस इनका क्या है, इनके अंदर एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। तो दाद भी बराबर हो, सेम एलिमेंट्स भी हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, इक्वल सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का कोई इसमें चाहिए आपके पास इशू नहीं होता कि आपने तरतीब में लिखना होता है, यानी कि 1 2 3 और 2 1 3 दोनों सेट ही है, इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, बस सेट के अंदर वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, उसके बाद आप उनकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि आपके पास दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके अंदर सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये दो साइडेड बात अगर आपके पास हो सकती है, अगर दो सेट्स हैं उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं देन वो इक्वल होंगे, और अगर दो सेट्स इक्वल है देन उनके अंदर एलिमेंट्स सेम होंगे। ये नोट देख रहे हैं, a is equals to b if and only if they have the same element, if and only if के साथ अब रिजल्ट आ गया, तो if and only if के साथ रिजल्ट का क्या मतलब होता है कि एक अगर इंप्लाई करता है तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करता है तो पहला भी करेगा। शॉर्ट आगे हमने बता दिया ये क्या लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास जब इक्विवेलेंट सेट्स को हम डिफाइन करते हैं, बात क्या है इन दोनों में डिफरेंस, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपके लिए वाइवा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If the elements of two sets A and B can be paired in such a way that each element of A is paired with one and only one element of B, ठीक है, and vice versa, then such a pairing is called the one-to-one correspondence between A and B। तो ऐसी correspondence को हम क्या कहते हैं, one-to-one correspondence कहते हैं, और ऐसे sets को हम क्या कहते हैं, equivalent sets कहते हैं। one-to-one correspondence का मतलब है, equivalent sets को बाद ऑथर जो है इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B आ जाता है, देन A को हम पढ़ते हैं A इज इक्विवेलेंट टू बी, सिंपल। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी के सेट्स के दरमियान हम 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कब बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, अदरवाइज तो नहीं बना सकते। अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर अगर मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, देन आप इसके अंदर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे बताएंगे, इसका वन मेंबर जो है वो तो बेचारा पेयर नहीं बना सकेगा उनके साथ। सो दैट्स व्हाई आपके पास क्या कंडीशन है, नॉट इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन आपके सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। नाउ यहां से इम्प्लीकेशन आपने याद रखनी है कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो बेसिकली इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं। क्यों होते हैं, यहां से हमारे पास हमने कहा कि जब भी दो सेट्स क्या ऑर्डर इक्वल होगा वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। तो इक्वल सेट्स का तो ऑर्डर भी इक्वल होता है, सो यहाँ से वो सेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। बट कन्वर्स इज नॉट, इक्विवेलेंट सेट्स हमारे पास इक्वल सेट्स नहीं हो सकते, ये डज नॉट इम्प्लाई, यानी आपका बैक की तरफ आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, लेट अस सपोज ए इक्वल है 1 2 3 और अब आप बी लेते हैं, देन बी आपके पास इक्वल है ए बी एंड सी। नाउ ऑर्डर ऑफ ए क्या क्या है, 3 है, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर सेम है। आप 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी इनके अंदर बना सकते हैं कि आप 1 को पेयर कर दे ए के साथ, 2 को पेयर कर दे बी के साथ, फिर 3 को पेयर कर दे सी के साथ, देन ये कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी पॉसिबल है। सो दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, सेट्स इक्विवेलेंट है बट दे आर नॉट इक्वल। इक्वल होने के लिए उनके मेंबर्स भी इक्वल होने चाहिए थे, बट दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, सो दे आर नॉट इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स तो होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो फिर इक्वल सेट्स नहीं होते। ठीक हो गया, तो इनका आपने कंपैरिजन याद रखना है। ये एग्जांपल दी हुई है आपके पास, दो एग्जांपल्स आपके पास दी हुई है, देन आगे से कंसीडर सेट्स में बताया। अब ये इक्विवेलेंट सेट्स, अब ये आपने हायर लेवल पे भी पढ़ा हुआ है कि कौन से सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं और कौन से नहीं होते। एन के इक्विवेलेंट ओ को बनाया जा सकता है बिकॉज देयर इज अ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। सेम फॉलोज फॉर आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं हम जिनकी फॉलो करती है। एन जो है सबसे पहले आपका इक्विवेलेंट होता है जेड के, फिर एन आपका इक्विवेलेंट होता है इवन नंबर्स के, एन आपका इक्विवेलेंट होता है ऑड नंबर्स के, एन आपका इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ होल नंबर्स के, जो अभी तक हमने सेट्स पढ़े हैं। ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस बनाई जा सकती है जी। फर्दर आपके पास ये वाले मेन बेसिक जो सेट्स हैं आपने इनको याद रखना, ठीक है। और भी आप इस पे चेक कर सकते हैं, बेसिक जो है आपके पास यही जी। आगे देखिए सेट का ऑर्डर क्या होता है।
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज इट्स ऑर्डर। सिंपल, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ सेट के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक एलिमेंट हो सकता है, दो हो सकता है। तो जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सो देयरफॉर इट मे हैव जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 कोई भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या कंसेप्ट होता है, एक मेन आपकी फोकस वाली चीज ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है हमारे पास, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है। ये हमारी जो है ना ऑब्जर्वेशन में आएगा, हमारी डिस्कशन में आएगा। फिर उसके बाद एक और सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, चाहे वो 1 है 0, मैं इसको ए ले लेती हूँ, जनरल ले लेती हूँ। देन ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं। फर्दर ऑन हम सिंगलेटन सेट पे और करेंगे कि किस तरह की चीजों को सेटिस्फाई करता है और किस तरह की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट्स का क्या मतलब है, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, A1 A2 सो ऑन, आप AN तक कर लें, और भी कोई फाइनाइट एलिमेंट्स आप इसके अंदर ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेट भी आपके पास हो सकते हैं जैसे जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एन ही ले लें आप, n is an infinite set that is equal to set of natural numbers, it is an infinite set, ये तो एक इनफाइनाइट सेट है, इसकी कोई ऊपर से वैल्यू किधर जाके रुकेगी हमें पता ही नहीं है। सो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो ऑर्डर किसी भी सेट का फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। फाइनाइट तब होगा जब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट तब होगा जब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और अगर उसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, देन वो क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा। और अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, देन दैट इज अ एम्प्टी सेट, वो आपके पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। एक और चीज जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूज करती है, वो ये है कि सेट के अंदर अगर जीरो एलिमेंट भरा हुआ है तो वो सिंगलेटन सेट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। ये एम्प्टी सेट नहीं होता, इट इज अ सिंगलेटन सेट, इट हैज वन एलिमेंट एज जीरो, जीरो एक एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एक और चीज जो स्टूडेंट्स को कुछ पावर या सेट बनाने में कंफ्यूज करती है, अगर सेट के अंदर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, देन इट इज आल्सो अ सिंगलेटन सेट, ये भी एक सिंगलेटन सेट है, ये एम्प्टी नहीं है, इट इज अ सिंगलेटन सेट। इसका मेंबर जरूर एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, लेकिन ये सेट बजाते खुद एम्प्टी नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है ये आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक सेट पड़ा हुआ है, एक मेंबर पड़ा हुआ है जो खुद एम्प्टी बेशक है, ठीक है। इसको और एक लिखने का तरीका ये है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जी आगे देखिए हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें एम्प्टी या नल सेट कहते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कर लिया हमने। आगे क्या है जी, सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर सेट दिया हुआ है दो, देन अगर एक सेट का हर एलिमेंट अगर दूसरे का भी एलिमेंट है, देन सच अ correspondence हमारे पास है, सच अ रिलेशन इज नोन एज सबसेट, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, if and only if x belonging to a implies that x belongs to b, ठीक है। हर ए का मेंबर बी में भी अगर पड़ा हुआ है, देन ए बी का सबसेट होगा। लेकिन इसमें बैकवर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि x अगर b को बिलोंग करता है देन ए को भी करे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो वो इक्वल नहीं हो जाएंगे, हम कंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ए कंटेन बी इस तरह भी लिखा जा सकता है, देन इट इज यहाँ से क्या कंडीशन निकलती है, ए बी का सबसेट होगा, ठीक है, जो उसको कंटेन कर रहा है, और जो कंटेन कर रहा है वो क्या होगा, सुपर सेट होगा, ये क्राइटेरिया, ठीक है। ये उसने स्टेटमेंट दी है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। नाउ यहाँ से एक कंडीशन आपके पास क्या आएगी कि ए अगर बी का सबसेट ना हो, ठीक है, अगर आप बताना चाहते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है, देन आप क्या करेंगे, आप एक काउंटर एग्जांपल देंगे जिसके अंदर आप बताएंगे देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a such that x does not belong to, वो b के अंदर ना, ठीक है। या हम क्या कह रहे हैं, ए का हर एलिमेंट फॉर ऑल की कंडीशन है, तो फॉर ऑल की जो अपोजिट कंट्राडिक्शन होती है वो देयर एग्जिस्ट होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई बात फॉर ऑल के लिए प्रूफ की गई है, देन उसकी अपोजिट होगी देयर एग्जिस्ट के लिए। अगर कोई बात आपकी देयर एग्जिस्ट के लिए प्रूफ की गई है, देन उसका अपोजिट होगा फॉर ऑल के। तो ये दो आपने कंडीशंस याद रखनी है थ्रू आउट द आपने स्टडीज याद रखनी है कि अगर कोई चीज फॉर ऑल के लिए ट्रू है और अब आप उसका अपोजिट करना चाहते हैं कि वो ट्रू नहीं है, देन आप क्या देंगे, काउंटर एग्जांपल लेंगे देयर एग्जिस्ट की।
लेकिन अगर कोई बात देर एग्जिस्ट के लिए ट्रू है और वो सेटिस्फाई करती है, देन आप क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल देंगे फॉर ऑल के लिए। तो ये आपने अपोजिट याद रखा। अब यहाँ पे क्या है, ए बी का सबसेट तब बनता है जब ए का हर मेंबर बी के अंदर होता है। तो ए बी का सबसेट कब नहीं बनेगा, जब कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो बी के अंदर नहीं है। सो हमारे पास कंट्राडिक्शन इस तरह से प्रूव की जाती है। जी नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सेट होता है हमारे पास, ठीक है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एटलीस्ट वन एलिमेंट आपको बी में ऐसा मिल जाए जो ए में ना हो, यानी कि मोर देन आपके पास ए कंटेन्ड इन बी बात अगर हम कर रहे थे, देन ये सबसेट है। लेकिन ए अगर स्ट्रिक्टली बेसिकली कंटेन करता है, प्रॉपर सबसेट है बी का मतलब है कि बी के अंदर जरूर ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो ए में नहीं है। लेकिन अगर हम ऑरल बात करें तो इसमें हमें श्योरिटी नहीं थी कि बी के अंदर है या नहीं, लेकिन हम इक्वालिटी वाली बात को भी सेट से, आपको पता है कि जब भी दो कंडीशन दी होती है, लेस इक्वल दिया हो, ग्रेटर इक्वल दिया हो, कंटेंट दिया हो, ठीक है, इस तरह से कोई भी कंडीशन हो, तो दोनों में से एक भी सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो कंटेनर यहाँ पे आपके पास क्या है, वो कहता है कि इक्वालिटी भी कर जाए तो कोई मसला नहीं हमें, लेकिन जिसमें इक्वालिटी वाली बात ना हो, ठीक है, इक्वालिटी वाली बात निकाल दे, तो प्रॉपरली कंटेन अगर करना है देन ऐसे सेट को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, द सेट इटसेल्फ, क्या हर सेट अपने सेट के इक्वल नहीं होता, तो हर सेट अपने आप में कंटेन करता है, अपना सबसेट होता है। फिर फाई जो होता है वो हर सेट में कंटेन करता है। सो फाई और ए जो होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो है सिर्फ ए को, जो ओरिजिनल सेट होता है उसी को इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कुछ ऑथर्स जो है ए और फाई दोनों को इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं, जैसे हम इनको इम्प्रॉपर ग्रुप्स भी कहते हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स भी कहते हैं। तो दोनों बातें आपकी ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, फाई हर सेट का सबसेट क्यों है, ठीक है, तो इसकी कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ, हमने प्रूफ करना है कि फाई ए में कंटेन करता है। ठीक है, तो कंट्रायरली हम सपोज ये भी तो बता सकते हैं कि फाई ए में फाई के अंदर ऐसा कोई, हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर ये ए का सबसेट है देन एक्स बिलोंगिंग टू ए बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू बी, देन ए क्या होता है, बी का सबसेट होता है। लेकिन अगर मैं बताना चाहती हूँ कि ए बी का सबसेट नहीं है, देन मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए ए के अंदर जो बी के अंदर ना हो, ठीक है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। लेकिन फाई क्या है, ये तो एम्प्टी है, इसके अंदर तो मुझे कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, इसके अंदर एलिमेंट्स x does not belongs to phi, there are no elements in phi, तो phi के अंदर तो मुझे कोई नंबर ही नहीं मिल रहा। जब phi के अंदर कोई नंबर नहीं मिल रहा तो मैं अपनी कंट्राडिक्शन कैसे प्रूव करूंगी। सो जब हम किसी बात को प्रूफ नहीं कर पाते, सो हम उसको क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो बात ठीक है। ठीक है, तो फाई के अंदर मुझे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो फाई के अंदर तो हो लेकिन ए के अंदर ना हो। सो मैं उसको कंट्राडिक्शन प्रूफ नहीं कर पाती। मैंने एक बात तो कर दी कि ये उसका सबसेट नहीं है, लेकिन मैं इस बात को प्रूफ नहीं कर पाई। तो जब आप प्रूफ नहीं कर पाते तो जो डिडक्शन जिसको आपने कंट्राडिक्ट किया होता है वो ट्रू आपकी जो है ना कंसिडर की जाती है, वही आपका कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। जी नेक्स्ट आपके पास ये द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्यों है, बिकॉज आप इसको नहीं बता सकते। नोट अच्छा लिखा हुआ है आपके पास के प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स को आप यहाँ से विद द रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है कि जब ये लिखा होगा देन प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, लेकिन ये वाले जो सेट्स हैं ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं बिकॉज एन जी में कंटेन करता है। किस तरह से प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सबसे पहले मुझे जीरो बिलोंगिंग टू जी मिलता है और जीरो एन को बिलोंग नहीं करता, सो इट इज अ प्रॉपर सबसेट। फिर जेड क्यू के अंदर जाएगा, क्यू के अंदर क्या पड़ा है, 1/2 पड़ा हुआ है। 1/2 तो क्यू को बिलोंग करता है लेकिन 1/2 जी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सो यहाँ से एक और एग्जांपल, मुझे एक ही नंबर बताना है बस। ठीक है, सबसेट के लिए मुझे फॉर ऑल की कंडीशन बतानी है, लेकिन अगर वो सबसेट नहीं है, वो इक्वालिटी बात नहीं है, वो डिफरेंट बात है, तो मुझे एक ही बताना पड़ेगा। फिर रियल लाइन के अंदर चलते हैं। रियल लाइन के अंदर जी √2 पड़ा हुआ है, √2 आर के अंदर है लेकिन √2 तो क्यू के अंदर नहीं है। सो दे आर प्रॉपर सबसेट्स। जी, और आपके पास ये क्या है, प्रॉपर सबसेट्स है, ये सिर्फ सबसेट्स नहीं है। सो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर सबसेट की नोटेशन आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट होता है किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स के जितने भी सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसका एक सेट बना दिया जाए। ठीक है, एक आपने सेट लिया 1 2 3 ले ले, अब इसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं, सबसे पहला तो इसका सबसेट फाई है, फिर ये बजाते हुड है, फिर सिंगलेटन इसके सबसेट्स हैं, फिर सारे सिंगलेटन सबसेट्स लिख लें, फिर सारे डबल सबसेट्स लिख लें 1 2 1 3 फिर 2 3, फिर क्या आता है 3 वाले एलिमेंट्स है तो 3 वाला आएगा 1 2 3 वो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके टोटल जितने भी सबसेट्स है वो यही लिखे हुए हैं। तो ये टोटल कितने हैं, 3 3 6 और 7 और 8 है हमारे पास। तो ये कितने हैं, प्रॉपर सबसेट। तो इन सब को मैं एक नए सेट में कवर कर देती हूँ। उस सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ
एक है, सिंपल। आपके पास पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ये 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए होता है, ठीक है। तो 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए का क्या मतलब है? 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। अब आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इसमें 80 एलिमेंट्स थे और उसकी पावर, तो ये क्या होता है? जनरल होता है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए और 2 की पावर m लिखते हैं बाज आथर। तो आप जिस तरह से इसको याद रखना चाहिए कि आपका पावर सेट इंट्रोड्यूस हो जाता है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपको अब ये किसी भी सेट के आपको पावर सेट्स लिखने आने चाहिए। ए भी दिया हुआ है, उसका पावर सेट क्या होगा? उसके सेट ऑफ सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 3 की होगी हमारी एग्जांपल। अगर ए दिया हुआ है उसका पावर सेट। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको ए इक्वल टू दिस दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है, देन इसका पावर सेट क्या होगा? सिंपली आपने क्या करना है, यही लिख दो। इसके पावर सेट में एक मेंबर मौजूद है। क्यों मौजूद है? कि ए के अंदर नो एलिमेंट्स है, यानी कि m आपका 0 है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर 0 इक्वल टू 1। सो दैट्स व्हाई ये जो सेट होता है ये नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, सिंगलेटन सेट, ठीक है। ये इसने बताया, उसने जरा थोड़ी सी डबल ब्रैकेट्स लगाने की बजाय उसने ये चीज लगाई। The power set of the empty set, अच्छा आपका रिजल्ट है, the power set of empty set is non empty। अगर NFS डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एंड देन नंबर ऑफ PFS डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ S। और आप उनको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि उसने जनरल बता दिया, ठीक है। पावर सेट ऑफ S किसके इक्वल होता है? 2 पावर m के इक्वल होता है इफ m इज द ऑर्डर ऑफ सेट। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जो पूरी यूनिवर्स का सेट आ गया, ठीक है, जिसके अंदर सारे सेट्स पड़े हुए हैं। तो वो क्या होती है? यूनिवर्स होती है। यूनिवर्स ही है ना जिसके अंदर हम सारे लाइक करते हैं। सो दैट्स व्हाई ऐसे सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सिंपली जो सारे सेट्स में बड़ा होगा, जिसके अंदर सारे सेट्स का के सबसेट्स के बाद दरमियान हम रिलेशनशिप भी बता रहे होंगे, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और उसको आप यू से डिनोट करते हैं। ले आपकी 2.1 एक्सरसाइज जो है सॉल्व हो जानी चाहिए। आपको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अगर सेट बिल्डर दिया हुआ है, अगर आपको जिस भी फॉर्म में सेट्स दिए हुए, अब आपको उनको लिखना आना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पावर सेट और आप उनके सारे ऑपरेशन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने इनको कर लेना है और ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। चले, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट जो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स करें, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।